उस रात पूनम और दिलीप पूरी तरह झगड़े। दिलीप अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और पूनम ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में ना ही किसी से डरेगी ना ही किसी से दबेगी, और इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो घर के कामों में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिलीप की गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। पूनम भी आजाद विचारों वाली और पढ़ी लिखी कामकाजी महिला थी। पूनम पर दिलीप के गुस्से का कोई भी असर नहीं हुआ और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। आज रात किसी ने भी खाना नहीं खाया। माँ बाबूजी भी अपने कमरे में चुपचाप चले गए और दिलीप भी अपने कमरे में चला गया। घर में मानो वीराना सा छाया रहा। आज रात ना ही किसी को भूख लगी और ना ही कोई सो सका। सुबह की भोर बड़ी मुश्किल थी। सुबह उठते ही दिलीप अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया, पर उसने वहां देखा कि माँ बाबूजी कमरे में तो नहीं है। उसकी नजर उनके रखे हुए सामानों पर पड़ी। देखा वहां सामान भी नहीं था। वह दुखी था। उसे समझ आ गया कि उसके माँ बाबूजी घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, पर उसको अंदाजा था कि वह कहां पर गए होंगे। वह चुपचाप आकर दुखी सा सोफे पर बैठ गया। इतने में पूनम भी जाग गई और अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जाने लगी। दिलीप को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अब तो खुश हो? चले गए? हमेशा मेरे माँ बाबूजी से लड़ती रहती थी। पूनम चौंक कर बोली, हो चले गए हैं? क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही पूनम ने रुक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माताजी ने मुझे एक की चार सुनाई थी। दिलीप बोला, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। दिलीप ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो पूनम भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से पूनम देर से लौटी तो दिलीप उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर माँ घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। दिलीप लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। पूनम ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया, पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। दिलीप जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो बाबूजी उसे यही जवाब देते। जब उन्हें कानपुर गए 1 महीना बीत गया तो पूनम और दिलीप के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो उनके माँ और बाबूजी के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने कानपुर जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में उलझना मत। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे।
उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। दिलीप सारे रास्ते पूनम को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा जी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 10 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नजरों में अपने लिए नाराजगी के भाव न देखकर पूनम मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर दिलीप हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? दिलीप की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। तुम्हारी माँ की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है। दर्द अब पहले से काफी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या माँ का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर जीजा जी के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो दिलीप और पूनम जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब माँ बाबूजी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही दिलीप उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह माँ बाबूजी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? बाबूजी पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने दिलीप को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए दिलीप ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए माँ की पलकें नम हो उठी। इधर दिलीप अपने माँ बाबूजी को देखते ही बोला, चलो जल्दी से तैयार हो जाएं, नहीं तो ट्रेन का टाइम हो जाएगा। हम यहीं लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की यह बात सुनकर बाबूजी एकदम गंभीर हो गए तो माँ बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यही रहने दो। दिलीप बेटा, मामा जी भी शायद नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा। दिलीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाबूजी ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद दिलीप से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं दिलीप। क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? दिलीप एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बाबूजी असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं बाबूजी। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर पूनम घर छोड़े। इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। पूनम, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? दिलीप ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज। पूनम ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। बाबूजी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता है बाबूजी? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है दिलीप। वापस तो मैं आप दोनों को लेके ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब बाबूजी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात दिलीप से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना
और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात दिलीप से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वे तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू दिलीप को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजर नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बाबूजी, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर की मन की पीड़ा को दूर करने के लिए पूनम ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। दिलीप के इस फैसले को सुन बाबूजी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। दिलीप की मां, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे बाबूजी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए।